नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं पवन सर। अर्थशास्त्र विषय कक्षा 11 पाठ 1 अर्थशास्त्र विषय प्रवेश। विद्यार्थी मित्रों, इस पाठ का लास्ट अंतिम टॉपिक की हम चर्चा करने जा रहे हैं। इस टॉपिक का नाम है विद्यार्थी मित्रों अर्थशास्त्र विषय का महत्व। आप इसे अच्छी तरह से देख पा रहे हैं। अर्थशास्त्र विषय का महत्व। अर्थशास्त्र विषय के महत्व में विद्यार्थी मित्रों 3 इसके घटक दिए हुए हैं। कितने? 3 घटक दिए हुए हैं। सबसे पहला घटक दिया हुआ है व्यवहारिक महत्व। कौन सा घटक दिया हुआ है? व्यवहारिक महत्व। दूसरा है आर्थिक महत्व और जो तीसरा है वो है व्यावसायिक महत्व। तो विद्यार्थी मित्रों, इस तरह से सबसे पहले हम किस घटक की बात कर रहे हैं, किस महत्व की बात कर रहे हैं? तो व्यवहारिक महत्व की बात कर रहे हैं। व्यवहारिक महत्व अर्थात क्या है व्यवहारिक महत्व? आज का जो युग है वो कैसा युग है? पाठ के शुरुआत में हमने देखा कि जो मानव है वो बुद्धिशाली प्राणी है। मानव कैसा प्राणी है विद्यार्थी मित्रों? बुद्धिशाली। क्योंकि मानव के अंदर जितनी बुद्धि है, समझ शक्ति है, कार्य शक्ति है, इच्छा शक्ति है, चपलता, जो कुछ भी है वह अन्य किसी अन्य प्राणी के अंदर देखने को मिलता नहीं है। इसलिए विद्यार्थी मित्रों मानव जो है वो बुद्धिशाली प्राणी है। ये पाठ के शुरुआत में पहली लाइन आपकी किताब में पहले में ही दिया होगा, ठीक है। और इस पॉइंट के अंदर मतलब व्यवहारिक महत्व के अंदर क्या दिया हुआ है? वर्तमान युग कैसा है? आर्थिक युग है। वर्तमान युग कैसा है? आर्थिक युग है। मतलब अर्थशास्त्र के अंदर जो आर्थिक युग है, आर्थिक जो प्रवृत्ति है, आर्थिक जो भी घटनाएं हैं, उनके बारे में हम अभी तक पढ़े और चर्चा किया और चर्चा कर रहे हैं इस टॉपिक में। तो इस तरह से विद्यार्थी मित्रों ये जो व्यवहारिक महत्व है उसके अंदर दिया है मनुष्य की प्रत्येक प्रगति, मनुष्य जो भी प्रगति करता है उसमें लाभ और हानि होती है, नफा और नुकसान होता है, ठीक है। घाटा होगा, फायदा होगा, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। तो विद्यार्थी मित्रों मनुष्य जो भी आर्थिक प्रवृत्ति करता है इस वर्तमान युग के अंदर लाभ और नुकसान की करता है। जो भी काम करते हो आप वह उसमें या तो लाभ होगा या तो नुकसान होगा। तो जो मनुष्य है उसकी जो प्रवृत्ति है इस तरह से यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये देखिए इस जो व्यवहारिक महत्व है उसके अंदर भी घटनाएं दी हुई हैं। कितनी घटना दी हुई है? नंबर 1 अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं। कितनी घटना? नंबर 1 अंतर्राष्ट्रीय घटना, नंबर 2 ऐतिहासिक घटना। ये 2 प्रकार की इसके अंदर घटनाएं दी हुई हैं। कितनी घटनाएं विद्यार्थी मित्रों दी हैं? 2। कौन कौन सी? अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं और ऐतिहासिक घटनाएं। अब विद्यार्थी मित्रों जो अंतर्राष्ट्रीय घटना है मतलब हम सिर्फ एक देश की बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरे विश्व की बात कर रहे हैं, विश्व की चर्चा कर रहे हैं। वर्तमान समय में मतलब आज के समय में आर्थिक प्रश्न ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को असर करते हैं। जो आर्थिक प्रश्न है, जो आपकी रोज की प्रवृत्ति है, दैनिक दिनचर्या है, वही क्या करता है? वर्तमान समय में आर्थिक प्रश्न का मुद्दा हल करता है, उसको असर करता है। तो इस तरह से विद्यार्थी मित्रों हमारे मन में बहुत सारे प्रश्न होते हैं। जैसे अगर आप पढ़ रहे हो तो आपके मन में प्रश्न उठना स्वाभाविक है। क्यों? क्योंकि अगर आपके वर्गखंड में एक साथ में 40 विद्यार्थी बैठे हुए हैं तो कोई एक फर्स्ट आता है, कोई एक लास्ट आता है, ठीक है। कोई एक फर्स्ट आता है, कोई एक लास्ट आता है। तो ये प्रश्न उठना चाहिए कि आखिर में वो प्रथम क्यों आता है, फर्स्ट क्यों आता है, कैसे आता है, जो लास्ट आता है वो कैसे आता है और क्यों आता है। दोनों की मेहनत में अंतर देखने को मिलता है। उसी तरीके से आप यहाँ पर देखेंगे कि जो अमेरिका है वो सुपर पावर क्यों है, जो अमेरिका है सुपर पावर क्यों है। खनिज तेल के भाव में कमी वृद्धि क्यों होती है? खनिज तेल के भाव में कमी वृद्धि क्यों होती है? तो खनिज तेल के भाव में कमी वृद्धि इसलिए होती है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय घटना है, इसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नक्की किया जाता है और जो भी इसकी कीमत नक्की की जाती है वो डॉलर में नक्की की जाती है। किसी भी देश की
जो रकम है, जो रुपया है, जो मुद्रा है, उस मुद्रा का क्या होता है, स्तर किसमें देखा जाता है, परिवर्तन किसमें देखा जाएगा, अनुपात किसमें नापा जाएगा, वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर में डॉलर में मापा जाता है, जो इस तरह से होगा विद्यार्थी मित्रों। ठीक है, इसलिए खनिज तेल के जो भाव हैं उसमें कमी वृद्धि देखने को मिलती है, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय देशों से मंगाए जाते हैं और वहाँ से जो भी उसका सर्विस टैक्स वगैरह, जीएसटी वगैरह लगता है, वह सब लगाकर उसकी कीमत जो है डॉलर में चुकाना पड़ता है, इसलिए कमी वृद्धि देखने को मिलती है। रसिया और अमेरिका, चीन और भारत में कौन सी आर्थिक समानता, रसिया और अमेरिका, चीन और भारत में कौन सी ऐसी समानता है, आर्थिक समानता कैसी है कि जो सबके पास है, सभी देशों के पास है, उसे एक दूसरे के साथ लेन देन करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। ऐसी कौन सी समानता देखने को मिलती है, और कौन सा अंतर देखने को मिलता है कि जो हमारे देश में उत्पादन होता है वहाँ पे नहीं होता है, वहाँ पर होता है, हमारे देश में नहीं होता है, ये अंतर कौन सा है, तथा कौन सा देश पूंजीवादी देश कहलाता है। तो जो अधिक रकम कमाया, अधिक पैसा कमाया, वह पूंजीवादी देश कहलाया। जिसने अधिक विकास किया, जिसके देश में सारी समृद्धि, सारी आर्थिक जो भी तकलीफें हैं वह दूर हो सकी, वह पूंजीवादी कहलाया। उसके पास बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े प्रोजेक्ट देखने को मिलते हैं। इस तरह से किस देश को समाजवादी देश भी कहा जाए, ऐसा भी माना जाता है। तो इस को हमने किस में देखा, अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के अंदर देखा। अब हम देखेंगे विद्यार्थी मित्रों ऐतिहासिक घटनाएं। ऐतिहासिक घटनाएं मतलब हमें इतिहास पढ़ना है, प्राचीन समय को पढ़ना है। जब साटा पद्धति चलती थी, प्राचीन समय में गांव के अंदर एक बर्तन के अंदर गेहूं को दिया, दूसरे बर्तन से धान या चावल लिया, चावल दिया, दाल को लिया, घी दिया, कपड़ा लिया। ठीक है, तो विद्यार्थी मित्रों इस तरह से चावल के बदले में गेहूं, गेहूं के बदले में दाल, दाल के बदले में कपड़े, कपड़े के बदले में घी, और इन सब के बदले में जो पशु हैं उनका लेन देन विनिमय साटा पद्धति के द्वारा होता था। तो उस समय प्राचीन समय में तेज पत्ता जो गरम मसाला के अंदर आता है, गरम मसाले के भाव बढ़ने से क्या हुआ, प्राचीन समय में भारत के अंदर तेज पत्ता, गरम मसाला, मलमल इत्यादि के भाव बढ़ने से इंग्लैंड के व्यापारियों ने क्या सोचा कि हम भारत चलेंगे और वहाँ पर व्यापार करेंगे, उद्योग करेंगे, अपना वर्चस्व बढ़ाएंगे। इसलिए वहाँ पर भारत में क्या किया गया, 1600 में, ईस्वी सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। ठीक है, तो इंग्लैंड की है ईस्ट इंडिया कंपनी, भारत में आकर व्यापार करने लगे। अब इनके व्यापार करने के बाद क्या हुआ, यहाँ पर रोजगार धंधे में क्या होने लगी, मंदी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो भी गरम मसाले, कपड़े, मलमल या इत्यादि तेज पत्ता वगैरह होता था, नील की जो भी खेती होती थी, ये लोग क्या करने लगे, इंग्लैंड के लोग अपने देश में ले जाकर इसको बेचने लगे। यहाँ से एकदम सस्ते दामों पर ले जाते और वहाँ से उसे दूसरे चीज वस्तु में परिवर्तन करके भारत के अंदर अधिक कीमत लेकर विक्रय किया करते थे। इसलिए भारतीय उद्योग धंधे जो थे वो धीरे धीरे बंद होते नजर आए और यहाँ के लोग क्या हो गए, बेरोजगार देखने को मिले। यहाँ पर आर्थिक स्थिति जो है वह धीरे धीरे बिगड़ने लगी। इसलिए देखिए भारत के रोजगार और धंधे में मंदी आ गई। कर के ऊंचे दर का बोझ से भारतीय प्रजा ने अंग्रेजों के शासन का क्या किया, विरोध किया। आज जो कर का ऊंचा दर देखने को मिल रहा है, मैं आज की वर्तमान की बात कर रहा हूं। इसमें देखिए आपको दो प्रकार के कर भरने पड़ते हैं। पहले तो सी मतलब सेंट्रल, केंद्रीय सरकार को टैक्स जिसे जीएसटी कहते हैं, ठीक है। दूसरा राज्य सरकार को। तो पहले हम खाली एक ही टैक्स भरते थे। आज की तारीख में विद्यार्थी मित्रों हम दो प्रकार के टैक्स भर रहे हैं, इसलिए जो है हमारी समस्या धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है। तो उस समय अंग्रेजों के समय में भी प्रजा के ऊपर कर का जो ऊंचा बोझ था, ज़्यादा दबाव था, इसलिए वह अधिक रकम, अधिक अच्छा व्यवसाय ना कर पाने के कारण उनका जो भारतीय उद्योग धंधा था वह धीरे धीरे बंद होते नजर आया। दूसरा पॉइंट है विद्यार्थी मित्रों आर्थिक महत्व। क्या है, आर्थिक महत्व। अब इस आर्थिक महत्व के अंदर भी विद्यार्थी मित्रों दो पॉइंट हैं। कौन कौन से, एक दैनिक व्यक्तिगत निर्णय लेने के लिए और दूसरा सरकार की नीतियों को समझने के लिए। ये दो पॉइंट इसके अंदर भी दिए हुए विद्यार्थी मित्रों। तो सबसे पहले हम बात करें दैनिक व्यक्तिगत निर्णय लेने के लिए।
आप अपना निर्णय खुद लेते हो। दैनिक रोजगार की तुलना में, रोज की तुलना में अपना निर्णय आप खुद लेते हो। ठीक है, उसी तरीके से हमारे देश के अंदर देखिए, अभिनेता जो एक्टर है, जो फिल्म बनाते हैं, सीरियल बनाते हैं, एक्टिंग करते हैं, वे लोग भी पैसा कमाते हैं। ठीक है, उनके पास भी रुपया आता है, वो भी उस रुपये को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते हैं। ठीक, और लेकिन वो आय प्राप्त करते हैं। दूसरा है डॉक्टर, मरीजों को देखता है, दवाई देता है, आय प्राप्त करता है। तीसरा वकील, ये भी केस लड़ता है, कोर्ट जाता है, लोगों के केस को लड़ेगा। ठीक है, लोगों की मदद करता है और उनसे उसकी आय प्राप्त होती है। गायक जो गाता है, जो संगीत गाता है, ठीक है, गाना गाता है, वो क्या करता है, वो भी आय प्राप्त करता है। शिक्षक वेतन पाता है, या किसी को ट्यूशन पढ़ाए तो उसके बदले में उसे फीस मिलती है। तो ये जो भी सब लोग हैं, ठीक है, चाहे अभिनेता हो, डॉक्टर हो, वकील हो, गायक हो कि शिक्षक हो, ये लोग अपनी जो भी आय प्राप्त करते हैं, उस प्राप्त आय को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते हैं और खुद निर्णय लेते हैं। चाहे जमीन खरीद रहे हो, चाहे सोना खरीद रहे हो, देखिए, चाहे जमीन खरीदें, चाहे सोना खरीदें, या कोई भी वस्तु की खरीदी करते हैं, तो ये जब वस्तु की खरीदी की जाती है, तब जब वस्तु की खरीदी की जाएगी तब क्या होगा, इसकी कीमत बढ़ती है। जैसे कि अगर वस्तु की मांग बढ़ती है तो उस वस्तु की कीमत बढ़ती है। अगर कोई वस्तु की मांग बढ़ती है तो उस वस्तु की कीमत बढ़ती है। तो इन लोगों के द्वारा कमाए गए रकम से, रुपए से यहाँ पर क्या होता है, खरीद शक्ति बढ़ती है। खरीद शक्ति बढ़ने से वस्तु की कीमत बढ़ती है। जैसे कि प्रत्यक्ष रूप से आर्थिक प्रवृत्ति में शामिल ना हो, बहुत सारे लोग प्रत्यक्ष रूप से आमने सामने, प्रत्यक्ष मतलब आमने सामने, परोक्ष मतलब हम उसकी चर्चा कर रहे हैं लेकिन वो हमें दिखाई दे रहा नहीं है। प्रत्यक्ष रूप से आर्थिक प्रवृत्ति में शामिल ना हो, ठीक है, ऐसे लोग भी क्या करते हैं, बचत करते हैं, पूंजी निवेश करते हैं, खर्च करते हैं और आय प्राप्त करते हैं। जैसे एक ठेले वाला, एक किराना स्टोर वाला, एक लारी वाला, ठीक है, जो ठेला चला रहा है वह भी प्रत्यक्ष रूप से आय में उसका हिस्सा नहीं है, वो कोई टैक्स नहीं भरता है, कोई कर नहीं भरता है, लेकिन फिर भी वह क्या करता है, आय प्राप्त करता है। तो यहाँ पर विद्यार्थी मित्रों हम इसको थोड़ा सा उल्टा देखेंगे, ठीक है। जैसे कि एक ठेले वाला है, वो क्या करता है, पहले आय प्राप्त करता है, कोई भी वस्तु का विक्रय करता है, आय प्राप्त करने के बाद क्या करेगा, उसे खर्च करेगा। अपने खर्च के बाद उसके पास जो भी बचत होती है उसका क्या करता है, वो पूंजी निवेश करता है, और पूंजी निवेश करने के बाद जो है वह जो भी आर्थिक भौतिक संपत्ति है, जमीन है, सोना चांदी है, घर मकान है, गाड़ी है, बंगला है, कार है इत्यादि की वो खरीदी करता है, लेकिन उसे कोई कर भरना नहीं पड़ता है। कब तक, जब तक वो आय प्राप्त करता है तब तक। लेकिन जब उसे ये सारी वस्तुएं खरीदनी पड़ती हैं, जो मैंने उदाहरण में आपको दिया, जैसे कि घर है, मकान है, कार है, बंगला इत्यादि, तब उसे क्या करना पड़ता है, टैक्स भरना पड़ता है। इसलिए भले वो प्रत्यक्ष रूप में नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन उसे जब वस्तु की खरीदी करेगा तब उसे टैक्स भरना पड़ेगा, कर भरना पड़ेगा। तो ऐसे ऊंचे कर के कारण भारतीय प्रजा क्या हुई, निर्बल बनी और उनके व्यवसाय धंधे धीरे धीरे बंद हो गए। तो इस तरह से विद्यार्थी मित्रों हमारे घरों में जो गृहिणी है, चाहे आपकी बहन हो, माता हो, भाभी हो, चाची हो, कोई भी हो, गृहिणी को किसी भी दिन, कोई भी दिन छुट्टी मिलती नहीं। 365 दिन 24 घंटे उसको काम करने घर के अंदर, ठीक है। आपके पिताजी नौकरी करने के लिए जाते हैं, उनको वेतन मिलता है, उनका एक बट होता है, पावर होता है, घर के अंदर मान सम्मान होता है। लेकिन आपकी माताजी 24 घंटे 365 दिन उसी घर के अंदर काम करती रहती है। उन्हें एक दिन भी, ना कोई संडे होता है उनके लिए, ना कोई मंडे होता है, कोई रविवार नहीं, कोई सोमवार नहीं, कोई छुट्टी नहीं, कोई होली नहीं, कोई त्यौहार नहीं, ठीक है। लेकिन जो महिला घर के अंदर काम करती है, क्या उसे वेतन मिलता है? नहीं मिलता है। लेकिन अगर वही महिला घर के बाहर निकलकर कहीं स्कूल में, दवाखाने में या कहीं पर कोई भी नौकरी करे तो उसे उसके बदले में क्या मिलता है विद्यार्थी मित्रों? वेतन मिलता है। उस वेतन को वो क्या करती है, प्रत्यक्ष रूप से दिखा पाती है, उसका कर भर पाती है। इस तरह से गृहिणी से लेकर तमाम सरकार तक के जो भी लोग अपने आर्थिक निर्णय लेने में अर्थशास्त्र क्या करता है, उसका मदद करता है। तो यह महिला भी अगर एक दिन बीमार हो जाए तो आपके पिताजी को
और आपको एक दूसरे का साथ सहकार देकर घर का काम करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए इस महिला को यहाँ पर कभी भी छुट्टी मिलती नहीं है। अगला पॉइंट है सरकार की नीतियों को समझने के लिए। सरकार की जो नीतियाँ हैं वो थोड़ा समझना थोड़ा कठिन है। ठीक है, कब क्या कैसे उसकी नीति में परिवर्तन आ जाए यह समझ पाना थोड़ा सा कठिन देखा गया है। भारत जैसे देश में सरकार की मुद्रास्फीति तथा राजकोषीय नीति जो भी है, संपूर्ण आर्थिक नीति हमारे दैनिक जीवन पर गंभीर असर करते हैं। ठीक है, आज की तारीख में आप अपने देश में, अपने समाज में, अपने पास पड़ोस में देख रहे हो कि मुद्रा नीति से जिसके पास मुद्रा है वह वस्तु की कीमत को बढ़ाता है। वह क्या करता है, वस्तु की खरीदी करता है। वस्तु की खरीदी करने के बाद मैंने अभी आपको समझाया कि जब किसी भी वस्तु की मांग बढ़ती है तो उसकी कीमत बढ़ती है। इस तरह से इसका जो भी असर है वह हमारे दैनिक जीवन पर पड़ता है। अगर आपने एक घर खरीदने के लिए कर कसर करके पैसा इकट्ठा किया है और कोई पूंजीपति व्यक्ति है, उस घर को आराम से आके आपके सोचे समझे किए हुए भाव के ज़्यादा से ज़्यादा वो 50,000 रुपये, लाख रुपए देकर उसको खरीद लेता है। उसने तो इन्वेस्ट कर लिया, अपना कर बचा लिया, लेकिन आपके हाथ से मकान चला गया, आप उस वस्तु को खरीद पाए नहीं। इसलिए इनका जो भी निर्णय होता है, सरकार का जो भी निर्णय होता है, समाज के जो पूंजीपति लोग हैं उनका जो भी निर्णय होता है वह हमारे आर्थिक जीवन पर गंभीर असर करते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक उदाहरण दिया हुआ है रिजर्व बैंक का। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, रेपो रेट। तो रेपो रेट का मतलब होता है विद्यार्थी मित्रों कि जो आरबीआई बैंक है वह अन्य बैंकों को क्या करती है, पैसा देती है। क्या करती है, पैसा देती है। अगर आप किसी के पास से पैसा लाए हो तो उसी तरीके से आपके पिताजी अगर बहुत सारे लोगों को पैसा ब्याज पर, कर पर, टैक्स पर, मतलब ब्याज पर बांट रहे हैं तो वो रेपो रेट हुए। उसी तरीके से देश की जो रिजर्व बैंक है वह क्या करती है, अन्य बैंकों को पैसा देती है और उन बैंकों के पास से लोग लोन लेते हैं और अपना काम करते हैं। इसकी एक दूसरी परिभाषा है विद्यार्थी मित्रों, रिवर्स रेपो रेट, कि अल्पकालीन समय में जब रिजर्व बैंक को कोई पैसे की जरूरत पड़े तो बांटे हुए पैसे को जब वह इकट्ठा करती है, अपने पास वापस लाती है, उसे रिवर्स, मतलब अगर जब हम गाड़ी चला रहे हैं तो हमारी गाड़ी क्या हो रही है, सीधी जा रही है, उसे रेपो रेट कहते हैं। लेकिन अगर गाड़ी के अंदर हमने ब्रेक का गियर डाला और गाड़ी हमारी क्या हुई, पीछे की तरफ आई, जितनी आगे गई थी वो क्या होगा, रिवर्स रेपो रेट। इस तरह से रिजर्व बैंक अन्य बैंकों को जो मदद करती है उसके द्वारा देश के आर्थिक विकास में जो परिवर्तन होता है वह निर्णय कौन लेता है, सरकार। व्यक्ति के पास आय आती है, व्यक्ति क्या करता है, बचत करता है, निवेश करता है और अपना भौतिक जीवन सुख सुविधा वाला बढ़ाता है, जिससे उसका जीवन सरल और संपन्न बनता है। तो विद्यार्थी मित्रों, अर्थशास्त्र विषय का महत्व में तीसरे पॉइंट की हम चर्चा करने जा रहे हैं। ये देखिए, ये अर्थशास्त्र विषय का महत्व का जो तीसरा पॉइंट है, व्यवसायिक महत्व। तो इस व्यवसायिक महत्व में विद्यार्थी मित्रों, जो व्यवसाय है उससे जो हम आय प्राप्त करते हैं, खर्च करते हैं, लेन देन करते हैं, वितरण करते हैं, हम उसकी चर्चा करने जा रहे हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं आय और खर्च, मांग और पूर्ति, उत्पादन और लाभ। जब आय प्राप्त होगी तो खर्च होगा। आपके घर में आय आती होगी तो खर्च होता होगा, घरेलू खर्च होता होगा, बाहरी खर्च होता होगा, अनेकों प्रकार के विद्यार्थी मित्रों खर्च आप देखते होंगे। मांग और पूर्ति, जब किसी वस्तु की बाजार में मांग होती है तब उस वस्तु की पूर्ति करना स्वाभाविक है। अगर मांग बढ़ती है किसी भी वस्तु की, जैसे होली, दिवाली, उत्तरायण पे आप देखो, ठीक है, कोई भी त्यौहार आता है उस पर जिस वस्तु की मांग हो, रक्षाबंधन का त्यौहार हो, बहुत सारी मिठाइयों की मांग बढ़ती है, तो जो दुकानदार होते हैं, जो हलवाई होते हैं, वे लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में मिठाई बनाते हैं। बहुत ज़्यादा मात्रा में मिठाई बनाना मतलब मिठाई की पूर्ति को बढ़ाना। क्यों? क्योंकि मांग बढ़ती है, इसके लिए। उत्पादन और लाभ, जब किसी वस्तु का उत्पादन होगा विद्यार्थी मित्रों, उसका विक्रय होगा तो लाभ होगा। अगर उत्पादन नहीं होगा तो उसका विक्रय नहीं होगा, अथवा विक्रय करने जैसा उत्पादन नहीं हुआ होगा तो उसका लाभ नहीं होगा। तो ये तमाम विषय व्यवसाय के साथ जुड़े हुए हैं, जो व्यवसाय होता है उसके साथ जुड़े हुए। इस तरह से विद्यार्थी मित्रों,
अर्थशास्त्र का अध्ययन प्रत्येक व्यवसाय की आर्थिक गणना में मदद रूप होता है। जो भी आर्थिक गणना यहाँ पर की जाती है उसमें क्या होता है, मदद रूप माना जाता है। जो भी व्यवसाय हो उसके साथ वस्तु या सेवा का कीमत निर्धारण, जो वस्तु है जो सेवा है उसकी कितनी कीमत नक्की करनी है या इसके अंदर नक्की किया जाता है। साधन तथा कच्चे माल का क्रय विक्रय, जो साधन है, जो वस्तु है, जो साधन है उसे क्या करना है, उसका क्रय विक्रय करना है। कच्चा माल, जैसे कि अगर हम कपास का उदाहरण लें, यहां पर देखिए विद्यार्थी मित्रों, कपास, कपास से क्या बनेगा, धागा, धागा से क्या बनेगा, कपड़ा। तो अब यहाँ पे आपने देखा कच्चा माल ये रहा, ठीक। तो कच्चा माल क्या है, कपास, ये प्राथमिक उत्पादन की वस्तु है, कृषि क्षेत्र की वस्तु है, ठीक है। तो जो कच्चा माल है यह जमीन से उत्पादित होता है, जमीन के अंदर से उत्पादित होता है, जमीन के बाहर से उत्पादित हो, जमीन पर उत्पादित हो, ठीक है, वो सब क्या होगा, प्राथमिक क्षेत्र के व्यवसाय माने जाते हैं। जब ये विद्यार्थी मित्रों धागा बनता है तो द्वितीय क्षेत्र, एक वस्तु का दूसरे चीज वस्तु में रूपांतरण करने की प्रक्रिया को उद्योग क्षेत्र अथवा द्वितीय विभाग कहते हैं। जैसे कि कपास से धागा बनाना, इसमें मानव श्रम और यंत्र का उपयोग होगा। एक वस्तु का द्वितीय वस्तु में मानव श्रम, मनुष्य काम करेगा, मशीन अपने आप नहीं चलेगी, उसको सेट करना पड़ेगा, और यंत्रों के द्वारा जो रूपांतरण किया जाता है उसे उद्योग क्षेत्र या द्वितीय विभाग कहते हैं। तृतीय मतलब सेवा क्षेत्र, वाहन व्यवहार, संदेशा व्यवहार, बाजार में जो भी वस्तु का विक्रय, बाजार में कपड़ा का विक्रय अब किया जाएगा। आगे दिया है श्रमिकों या कर्मचारियों का वेतन निश्चित करना, जो श्रमिक है, मजदूर हैं, लोग, उनका जो भी वेतन नक्की किया जाता है उसकी चर्चा हम यहाँ पे करते हैं, उसकी बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो इस तरह से विद्यार्थी मित्रों, जैसे ये जो भी यहाँ पर दिए गए हैं, ये जो भी बातें यहाँ पर हमने देखी, इन सब बातों जैसे तमाम विषय के निर्णय में अर्थशास्त्र का अध्ययन मदद रूप होता है। अर्थशास्त्र के द्वारा यह सब निश्चित किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे एक उदाहरण दिया हुआ, तीव्र स्पर्धा वाले बाजार में, जहां पर कंपटीशन ज्यादा हो, स्पर्धा ज्यादा हो, प्रतिस्पर्धी बहुत सारे हो, एकाधिकार की बात नहीं हो रही है। आपकी सोसाइटी में एक दूध की दुकान है, उसका एकाधिकार है, वह 50 रुपये लीटर दूध हो तो भी वो 100 रुपये, 60 रुपये, 70 रुपये, 80 रुपये, 90 रुपये, 100 रुपये तक बेचे। आपकी गरज है, आपकी आवश्यकता है, आपको खरीदना पड़ेगा, क्योंकि आपके सोसाइटी के, आपके घर के इर्द गिर्द में दूर दूर तक कोई दूसरी दुकान नहीं है, इसलिए उसका यहाँ पर एकाधिकार चल रहा है। ऐसे बाजार के अंदर बहुत सारी दुकानें होती है, बहुत कंपटीशन होता है, कपड़े का मार्केट है, सोने का मार्केट है, चांदी का मार्केट है, अन्य कोई भी जो भी मार्केट है उसके अंदर क्या होता है, तीव्र स्पर्धा देखने को मिलती है, तब कीमत कम करनी पड़ती है। कीमत क्या होगी विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पे कम करना पड़ेगा। कीमत कम करने का भी एक स्तर होता है। क्या होगा, एक स्तर होगा। एक यहाँ पे मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, यहाँ पर देखिए आप इधर, अच्छा चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। एक इकाई का उत्पादन करने में 100 रुपये का खर्च होता है और इस वस्तु का विक्रय मूल्य मान लीजिए 120 रुपये है, ठीक। तो 120 रुपये इसका जो विक्रय मूल्य है, तो दूसरा व्यक्ति क्या करता है, इसको 110 रुपये में बेचता है। अब ए नाम का व्यक्ति अगर इसे 120 रुपये में बेचता था, बी नाम का व्यक्ति इसे 110 रुपये में बेचता है, तो ए नाम के व्यक्ति की वस्तु कोई खरीदेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर वस्तु की कीमत अधिक है, यहाँ पे कम। मार्केट के अंदर एक नया बंदा आया सी नाम का, उसने क्या किया, इस वस्तु की कीमत घटाकर 105 रुपये कर दी, ठीक है। तो अब इन दोनों का मार्केट वैल्यू क्या हो गया, खत्म, कम। अब लोग क्या करेंगे, 105 में उसको खरीदना पसंद करेंगे। लेकिन अब क्या होता है, क्या आप जानते हो कि मतलब 100 रुपये से कम वस्तु की कीमत की जा सकती है? नहीं, क्योंकि ये उत्पादन खर्च है। उत्पादन खर्च के बाद भाड़ा है, ट्रैवलिंग खर्च है, ठीक है, लाइट बिल है, मजदूरी है, जो लोग काम कर रहे हैं उनका वेतन है, ये सब निकालना पड़ेगा।
तो एक स्तर होता है वस्तु की कीमत कम करने में, लेकिन यहाँ पर तीव्र स्पर्धा की हम बात कर रहे हैं। तीव्र स्पर्धा में वस्तु की कीमत कम करके ग्राहकों को अपनी तरफ आकर्षित किया जाता है। लुभावनी, देखा होगा सेल लगा हुआ 50%, 1200 रुपये का पेंट 2500 रुपये लिख के रखा है, 50% का सेल लगा है तो भी 1250 रुपये में आपको मिलेगा। पहले की तुलना में फिर भी 50 रुपये अधिक कमाया। ये सिर्फ पब्लिक को आकर्षण करने के लिए, आकर्षित करने के लिए लुभावनी बातें होती हैं और जिससे ग्राहक क्या होते हैं, आकर्षित होकर उनकी तरफ बढ़ते हैं। आर्थिक विदेश में मानव के मुख्य 3 स्वरूप हैं। आर्थिक विश्व में मानव के कितने स्वरूप हैं? 3। कौन कौन से? ग्राहक के रूप में, उत्पादक के रूप में, श्रमिक के रूप में। ठीक है, एक ग्राहक होता है जो वस्तु की खरीदी करने जाता है, दूसरा उत्पादक होता है जो उस वस्तु का उत्पादन करता है, तीसरा श्रमिक होता है जो उस वस्तु का उत्पादन करने के लिए मजदूरी करता है, वेतन प्राप्त करता है। तो इन तीनों स्वरूपों में उसे कम से कम रकम का भुगतान करके अधिक से अधिक लाभ कमाने का प्रयत्न करना होता है। मतलब जो नियोजक होगा, जो मालिक होगा, वो क्या करेगा? श्रमिक को कम से कम वेतन देकर अधिक से अधिक लाभ कमाने की कोशिश करता है, जिससे आर्थिक सिद्धांत यहाँ उन्हें मदद करते हैं। धन्यवाद विद्यार्थी मित्रों।